नमस्कार। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के क्रम में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत निवेश निर्गत मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम देख रहे हैं इस मॉडल का एक यह रेखा चित्र या फ्लो चार्ट हमारे सामने है। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल क्या है। ये जो एक आयत दिखाई दे रहा है राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है। इस राजनीतिक व्यवस्था के चारों ओर जिससे ये व्यवस्था घिरी हुई है यह है पर्यावरण। हम जैसा कि देख चुके हैं और इससे पिछले 2 वीडियोस को देखना आवश्यक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अथवा आप सब्सक्राइब करिए तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस का रेफरेंस मिलेगा। तो यह जो व्यवस्था का पर्यावरण है, यह पर्यावरण पूरे समाज का पर्यावरण है। राजनीतिक व्यवस्था इस पूरे पर्यावरण से घिरी हुई होती है। यह पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक पर्यावरण जो किसी देश की सीमाओं के भीतर पर्यावरण का निर्माण करता है। इसमें उस देश की अर्थव्यवस्था, उसकी समाज व्यवस्था, उसकी धर्म व्यवस्था, उसका भूगोल, सभी प्रकार के पर्यावरण इस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि ये निवेश व्यवस्था के भीतर प्रवेश करते हैं। निवेश का अर्थ है इनपुट, जो पर्यावरण से व्यवस्था के भीतर निरंतर प्रवेश करते हैं। यह निवेश 2 रूपों में व्यवस्था के भीतर प्रवेश करते हैं। पहली तो है मांग और दूसरा है समर्थन। मांगे और समर्थन जब व्यवस्था के भीतर आ जाते हैं तो व्यवस्था के भीतर के जो विभिन्न संरचनाएं हैं वे संरचनाएं अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं और उनमें कार्य करने वाले अधिकारी इन निवेशों की रूपांतरण प्रक्रिया में लग जाते हैं। इन निवेशों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनका रूपांतरण करते हैं। व्यवस्था में एक लंबा समय लग जाता है इन रूपांतरण प्रक्रियाओं को संचालित करने में, और रूपांतरित होकर के यह निवेश फिर से व्यवस्था के बाहर निकलते हैं और तब इनका रूप बदल जाता है निर्गतों के रूप में। यह हम देख सकते हैं। ये निर्गत जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निर्णयों के रूप में जो कि बाध्यकारी निर्णय होते हैं, और आदेशों के रूप में, या इसे हम कानून भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के निर्णय और आदेश ये दोनों ही ऐसा स्वरूप लिए हुए होते हैं जो पर्यावरण या इस राजनीतिक व्यवस्था के जो सदस्य हैं, या हम सामान्य भाषा में कहें कि उस देश के लोग हैं या देश के नागरिक हैं, उन पर बाध्यकारी होते हैं। इन निर्गतों के प्रति समाज की या पर्यावरण की क्या प्रतिक्रिया होती है? निर्गतों के प्रति क्या वे संतुष्ट होते हैं या असंतुष्ट होते हैं, या इनके आते ही उनकी असंतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है? जो भी बात है, जो भी अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया फिर से नए रूप में समाज में जाती है। और यह जो एक पूरा रास्ता है कि निर्गतों का
नए रूप में समाज में आना और समाज के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया करना और फिर से वो निवेश के रूप में व्यवस्था के भीतर प्रवेश करती हैं। ये देखिए, ये एक चक्र बन जाता है और यह जो है निर्गतों का पुनः निवेश बनने से पहले का ये जो स्तर है, ये कहलाता है फीडबैक या प्रतिसंभरण पाश, अर्थात निवेशों के प्रति क्या अनुक्रिया है, उस अनुक्रिया के हिसाब से फिर से नए निवेश बनते हैं, वो व्यवस्था में जाते हैं। एक छोटा सा हम देखते हैं कि ये निवेश निर्गत मॉडल का सरलतम प्रस्तुतिकरण है। अब आइए इसको विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। डेविड ईस्टन ये बताता है कि जो निवेश है वो व्यवस्था में दो रूपों में प्रवेश करते हैं। पहला हम देख पा रहे हैं ये मांग है और दूसरा है समर्थन की संकल्पना। ये दोनों ही पर्यावरण या समाज से व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। ईस्टन ने मांग को परिभाषित करते हुए, मांग आखिर है क्या है डिमांड, इसको परिभाषित करते हुए ईस्टन ये कहता है कि मांग पर्यावरण या समाज के सदस्यों का वह अधिकार है जो वह किसी विषय विशेष के प्रति राजनीतिक व्यवस्था में भेजकर उसके प्रति बाध्यकारी निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात जब देश के नागरिक जब मांग करते हैं, उसका अर्थ यह है कि उन मांग के पीछे उनका एक अधिकार छिपा है। वो इस मांग के माध्यम से व्यवस्था को यह कहने के लिए बाध्य करते हैं कि आप इस विषय पर आवश्यक रूप से निर्णय लीजिए जो कि समाज के अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी होगा। तो इस तरह से मांग एक विशेष प्रकार के अधिकारों का दावा है जो नागरिकों का है और उस दावे को व्यवस्था में भेज करके उसके प्रति बाध्यकारिता अपनाने की अपेक्षा की जाती है। तो इस तरह से जो कोई भी मांग है वो सीधे सीधे मांग नहीं बनती। डेविड ईस्टन ये कहता है कि मांग के अनेक स्तर होते हैं और वो मुख्यतः 4 स्तरों की बात करता है। एक तो सबसे पहला तो ये कि मांग का वो प्रारंभिक स्तर जिस समय उसका केवल एक एस्टिमेशन होता है, केवल आकलन मात्र किया जाता है कि आखिर हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। तो समाज के सदस्यों की अपनी आवश्यकताओं के प्रति एक जब मोटी मोटी रूपरेखा या उसका जो आकलन है वो मांग का सबसे प्रथम रूप कहलाता है। कालांतर में यही जो आकलन है, यह आकलन फिर से अभिव्यक्ति का रूप लेने लगता है। कुछ विशेष अभिजात मांग के रूप में यह आकलन प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। अपनी तीसरी चरण में यह जो मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, ये व्यवस्थित रूप से किसी समस्या के रूप में समाज के सामने या यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में भेजने से पहले समाज के सामने समाज के इन नेताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और यह जो प्रस्तुतिकरण है, यहीं पर यह मांग जो है वो व्यवस्था के भीतर प्रवेश करती है और इसका जो चौथा रूप हो जाता है वो निर्गतों के रूप में सामने आता है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर अनगिनत मांगें निरंतर प्रवेश करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है ये जो ओपन एंडेड है, ये चारों तरफ से खुली हुई है। ये जो लाइन है ये केवल समझने के लिए दर्शाई गई है, किंतु वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश के लिए सभी के द्वार खुले हैं। तो मांगें भी अबाध रूप से व्यवस्था में हर तरफ से आती रहती हैं और इन मांगों का संख्या, इनका दबाव और
इनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि कई बार इन मांगों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब इन मांगों के प्रभाव को, इनके संख्या को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक दबाव न पड़े। तब दूसरी संकल्पना प्रविष्ट करती है, डेविड ईस्टन कहता है, वो है मांगों के न्यूनीकरण की प्रक्रियाएं। उन्हें कहते हैं गेट कीपिंग प्रोसेसेस, या एक संकल्पना आती है अतिभार की। अतिभार अर्थात ओवरलोड। तो जब मांगे बहुत अधिक संख्या में आती हैं तो व्यवस्था पर ओवरलोड उत्पन्न होता है और उसे उस ओवरलोड से बचाने के लिए द्वारबंदी प्रक्रियाएं प्रत्येक व्यवस्था आयोजित करती है। नाम से ही पता चल जाता है, द्वारबंदी का अर्थ है कि मांगों को व्यवस्था के भीतर प्रवेश करने से पहले ही यहां बाहर ही रोक दिया जाए। तो किन रूपों में रोका जाएगा? उनमें पहला तो ये हो सकती है कि राजनीतिक व्यवस्था उन्हें इस बात के लिए समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मांगे हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में ही नहीं आती हैं, इसलिए इन्हें उठाया जाना गलत है। दूसरा, वो ये कह करके इन्हें खारिज कर देते हैं। राजनीतिक व्यवस्था इन मांगों को इस आधार पर खारिज करती है कि ये इस प्रकार की मांगे हमारे सांस्कृतिक आदर्शों से मेल नहीं खाती हैं। तीसरी प्रकार की मांगे ऐसी हो सकती हैं कि यद्यपि उनको खारिज करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन द्वारबंदी प्रक्रियाओं के माध्यम से संप्रेषण उपकरणों द्वारा उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। मीडिया उन मांगों के विरोध में इस प्रकार का तर्क उपस्थित करता है कि व्यापक जन सामान्य में उन मांगों के प्रति कोई बहुत अधिक वजन नहीं रह जाता और संप्रेषण जो है वो या अन्य जो उपाय हैं मीडिया आदि के माध्यम से उन मांगों को कमजोर बनाने का प्रयास किया जाता है। और चौथा है उनको रिडक्शन प्रोसेसेस होती हैं, न्यूनीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं और इनके माध्यम से मांगों का रूप ही बदल दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि 10 मांगे हैं तो 10 में से उन्हें इस तरह से उनको क्लस्टर किया जाएगा कि केवल 2 ही मांगे रह जाए। या ये किया जा सकता है कि 10 में से ये एक मांग इस बार पूरी की जाएगी, बाकी की अन्य मांगे जो हैं वो अगले वित्तीय वर्ष में पूरी की जाएंगी या उसके अन्य। तो इस तरह से विशेष समस्याओं में उनको बदल दिया जाता है और मांगों का न्यूनीकरण कर दिया जाता है। तो यह भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यवस्था इन मांगों का न्यूनीकरण नहीं करेगी तो इन मांगों के अतिभार या इन मांगों को पूरा करने के प्रयासों में ही ये स्वयं व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास न तो इतने समय है, न इतनी शक्ति है, न इसके पास इतने अधिक धन की व्यवस्था है जितनी की मांगे आ रही हैं। तो जो व्यवस्था, ईस्टन यहाँ पर ये कहता है कि जो व्यवस्था इस ओवरलोड को बचाने के लिए से बचने के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसी व्यवस्था में सातत्य और कंटिन्यूम होता है और वह व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था हो सकती है। तो शोधार्थी यहाँ पर यह अध्ययन कर सकते हैं कि व्यवस्था अपने आप को ओवरलोड से कैसे बचाए। दूसरी जो बात है निवेश है, वो निवेश है समर्थन। समर्थन मांग के साथ यह भी निरंतर व्यवस्था में आता रहता है और यदि केवल मांग ही मांग व्यवस्था में प्रवेश करे और राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन बिल्कुल भी नहीं मिले तो संभवतः राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय तक चल भी नहीं पाएगी। समर्थन एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था की खुराक है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था को जब समाज से समर्थन मिलता है तो समर्थन जो है वो उसको मजबूती प्रदान करता है इन नई मांगों को की चुनौती को का सामना करने के लिए। ये समर्थन भी ईस्टन ने बताया है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रकट समर्थन और दूसरा अप्रकट समर्थन। प्रकट समर्थन सीधा सीधा व्यवस्था के प्रति होता है कि हम आपके सभी निर्णयों
या निर्गतों को स्वीकार करेंगे, उन्हें मानेंगे और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था के प्रत्येक निर्गत के प्रति जब प्रशंसात्मक रवैया होता है, जब उसके प्रति एक स्वागत का भाव होता है, तब वह प्रकट समर्थन होता है, बिल्कुल सामने, डायरेक्ट। और दूसरा है अप्रकट समर्थन। अप्रकट समर्थन जो है वो आगे दो प्रकार का है, एक तो संपूर्ण समर्थन और विशेष समर्थन। संपूर्ण समर्थन, अप्रकट समर्थन, वो है 3 प्रकार का, पूरे राजनीतिक समुदाय के प्रति। यानी कि यह संपूर्ण समर्थन जो है उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को के सभी घटकों के लिए ये समर्थन होता है। व्यवस्था में व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विभिन्न राजनीतिक दल है, विभिन्न संरचनाएं, अन्य संरचनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं में रत हैं। यह संपूर्ण समर्थन इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही नहीं, वरन पूरे इस राजनीतिक समुदाय जिस पर्यावरण में रहता है, ये उसके प्रति है। यह एक आदर्श स्थिति है जहां तक पहुंचने का लक्ष्य प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था रखती है। दूसरा है शासन प्रणाली के प्रति। यह समर्थन मुख्यतः उस शासन प्रणाली के प्रति होता है, जैसे कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, यह ठीक प्रकार से यदि काम करती है तो यह समर्थन है। हमें ध्यान आता है कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था के प्रति 80 के दशक में एक संदेह का भाव उत्पन्न हो गया था, और तब उस समय के जो एक संसद सदस्य हैं माननीय वसंत साठे ने ये कहा था कि भारत में अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तो शासन प्रणाली के प्रति जब समर्थन जब संदिग्ध हो जाता है, तब शासन प्रणाली के प्रति उसको बदलने की मांग उठने लगती है। तो ये है उस कार्यपालिका के या व्यवस्थापिका के स्वरूप के प्रति समर्थन है। तीसरा है राजनीतिक अधिकारियों के प्रति। जो राजनेता हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, विभिन्न जो संरचनाएं हैं उनमें कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, उनके इस कार्य प्रणाली से मोटे तौर पर यदि नागरिक संतुष्ट रहते हैं तो यह संतुष्टि भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक समर्थनकारी तत्व होता है। इस प्रकार से समर्थन का बढ़ना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक व्यवस्था समय समय पर यदि उसका समर्थन कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के प्रयास करती है, और इस समर्थन को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि उसे कई बार अपने कार्यों की शैली में परिवर्तन करना पड़ता है, कई बार राजनीतिक दलों के रूप को बदलना पड़ जाता है, और कई बार अपने क्लाइमैक्स जो इसकी चरमोत्कर्ष है उसमें स्वयं संविधान को भी बदलना पड़ जाता है। हम भारत के पड़ोसी देशों में हमने देखा है कि पाकिस्तान में अब तक जो है वो 4 संविधान बदल चुके हैं। तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर उस व्यवस्था के प्रति समर्थन नहीं है, और समर्थन प्राप्त करने के लिए बार बार संविधानों को बदल करके ये प्रयास किया जा रहा है कि इसे अब व्यवस्था को समर्थन मिलेगा। यह जो समर्थन है, इस समर्थन के कारण ही निवेशों का जो रूपांतरण है व्यवस्था में वो बहुत सरल हो जाता है। रूपांतरण प्रक्रिया पर डेविड ईस्टन बहुत अधिक प्रकाश नहीं डालता। डेविड ईस्टन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्लेषण का जो भाग है वो ये निवेश वाला पॉइंट ही है। निवेश, मांग और समर्थन, ये पूरा जो है, जो प्रथम भाग है मॉडल का, यानी कि निवेश का जो भाग है, इसको विस्तार से डेविड ईस्टन समझाने का प्रयास करता है। ये जो निवेश है ये रूपांतरित होकर के जब बाध्यकारी निर्णयों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो यहां पर फिर वह निर्गत या आउटपुट की संकल्पना प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ ये है कि निवेशों के प्रकाश में निर्गत सामने आते हैं और उन अधिकारियों के जो निर्णय और आदेश हैं जो पर्यावरण के लिए परिणाम उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये निर्गत यह तय करते हैं कि आगे पर्यावरण इसके प्रति
कैसा रुख अपनाएगा या पर्यावरण को आखिर अब करना क्या है। निर्गतों के रूप में यदि नए कानून आते हैं, पर्यावरण को उन कानूनों का पालन करना है, उन आदेशों का पालन करना है। तो इन दोनों ही ये जो निर्गतों का स्वरूप है, इनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है और सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है आने वाले निवेशों के स्वरूप पर। निर्गतों का यदि स्वागत होगा, इनका यदि फीडबैक अच्छा जाएगा, तो ये जो फीडबैक या प्रतिसंभरण पाश है, ये नए प्रकार के समर्थन उत्पन्न करेगा या नई प्रकार की मांगे उत्पन्न करेगी। जितना निर्गतों के प्रति स्वागत है, उतना ही समर्थन का स्तर बढ़ेगा। जितना निर्गतों को चुनौती दी जाएगी, उतनी ही मांग बढ़ेगी। मांग के बढ़ने से तनाव उत्पन्न होता है, समर्थन के बढ़ने से तनाव कम होता है। इस तरह से जो राजनीतिक अध्येता है, जो शोधार्थी है, उसकी रुचि इन निर्णयों के निर्गतों में होती है, क्योंकि निर्गत आने वाली घटनाओं को भी प्रभावित करते हैं। वे उन सभी निवेशों को प्रभावित करते हैं जो बाद वाले समय में फिर से लिए जाएंगे। और इस प्रकार जो निर्गतों से निवेश के जो बीच में आने की प्रक्रिया है, इसके बीच का जो एक जो क्रियाएं हैं, वो प्रतिसंभरण पाश कहलाती हैं। और प्रतिसंभरण पाश जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। यह भी दिन और रात निरंतर चलती रहती है और इसी के प्रकाश में आने वाले निवेश अपना स्वरूप बदलते हैं। इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो व्यवस्था को सातत्य प्रदान करना है, अर्थात व्यवस्था निरंतर बनी रहे, उसकी निरंतरता कभी समाप्त न हो। इस चक्रीय प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवस्था का प्रवाह प्रतिरूपण भी कहा जाता है, यानी कि निरंतर प्रवाहित होते रहना। ये एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह होता है, जो कि लगातार निवेशों को निर्गतों में बदलने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, एक मार्ग और माध्यम प्रदान करता है। इस तरह से बार बार निवेश निर्गत में बदलते हैं और इस चक्रीय परिवर्तन ये कभी समाप्त नहीं होता और इस प्रकार से व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। यहीं पर वो अपनी सातत्य की संकल्पना प्रस्तुत करना है और संतुलन उपागम का वो विरोध करता है कि व्यवस्था चाहे वो अच्छी है या बुरी, यदि हर हाल में अपने आप को बनाए रखना चाहती है तो यह व्यवस्था भी पर्यावरण के द्वारा लंबे समय तक सहन करने योग्य नहीं होगी। पर्यावरण इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। इसलिए पर्यावरण के मूल्यांकन के प्रकाश में ही व्यवस्थाएं बनी रहती हैं और क्योंकि वो जो समर्थन है वो व्यवस्था को बनाए रखने का वो पर्यावरण से ही आता है। और यह जो व्यवस्थात्मक सातत्य है, यह सातत्य डेविड ईस्टन के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य भी है। यहाँ यह भी देखना ठीक रहेगा कि डेविड ईस्टन का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः प्रक्रियाओं का अध्ययन है, अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वह राजनीतिक व्यवस्था को सदस्यों के समूह के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो वो अर्थात वो व्यक्तियों को यहाँ पर नहीं देख रहा है, वो केवल उन कार्यों को देख रहा है जो कार्य संपादित हो रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस व्यवस्था में हमें कहीं व्यक्ति नजर नहीं आता। निवेश के रूप में ये कार्य है, मांग भी एक प्रकार का कार्य है, समर्थन कार्य है, ये यानी कि सब ये प्रकार्य हैं। तो डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को एक विश्लेषणात्मक संकल्पनात्मक इकाई बनाता है। यह कोई ऐसी वास्तविक स्थूल पर्यावरण स्थूल व्यवस्था नहीं है जिसको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वास्तव में तो यह अंतःक्रियाओं का समूह है और वो अंतःक्रियाओं के समूह के रूप में ही व्यवस्था का अध्ययन करता है और उसे अपने विश्लेषण का केंद्र बनाता है। धन्यवाद।